और दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं पार्लियामेंट के पार्ट 6 के बारे में। इससे पहले हम संसद से संबंधित 5 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं। छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, है ना। बोर बहुत हो जाते हैं इस संसद वाले लेक्चर में, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजिंग सी चीज़ें इसमें होती है और बहुत बड़ा ये टॉपिक है, इसलिए इतना बड़ा हम इसे कर रहे हैं ताकि थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहें। अगर आपको ज़्यादा ही देखना है तो आप 2-3 वीडियो एक दिन में देख लीजिए, है ना। चलिए, इससे पहले 5 लेक्चर हमने देख लिए हैं। और जो पिछला लेक्चर था, उस पिछले लेक्चर में हमने उपाध्यक्ष, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनसे संबंधित क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या उनकी शक्तियां होती हैं, किस तरीके की प्रक्रिया उनसे संबंध में अपनाई गई है, वो सब चीज़ों के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। इस लेक्चर में हम मुख्यतया सभापति, किसके सभापति, राज्यसभा के सभापति और साथ ही साथ उपसभापति के बारे में और उपसभापति के पैनल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि इनके संबंध में जो है हमारे यहाँ कौन कौन से प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं, माफ़ कीजिएगा, क्या क्या प्रावधान जो है इनके संबंध में यहाँ पर दिए गए हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी यहाँ पर हासिल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो भारतीय संसद में सभापति की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 89 में बताया गया है। कौन से अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद 89 में बताया गया है। और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी जो होते हैं उन्हें ही सभापति कहा जाता है। सर, ये सभापति होते कौन है, देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। और पीठासीन अधिकारी के रूप में राज्यसभा में सभापति की शक्तियां और कार्य कैसे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जगदीप धनखड़ जी, यही हमारे राज्यसभा के सभापति हैं। और इनकी शक्तियां कैसे होगी, जब ये राज्यसभा की अध्यक्षता कर रहे होते तो इनकी शक्तियां कैसे होती है, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष के पास शक्तियां होती है, सेम वैसे ही शक्तियां इनके पास में भी होती है। देखना, जब भी ये सभापति जी यानी जो उपराष्ट्रपति है देश के, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे ना, और जब जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे होंगे तो राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन फिर वो नहीं करते हैं। तो फिर कौन करेंगे इसके इनकी जगह, तो इनकी जगह राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं वो इनकी शक्तियों का और इनके कार्यों का निर्वहन, कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, है ना। देखना, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह सदन का सदस्य होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह सदन का सदस्य होता है। बट इनके बारे में ये याद रखना कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, यानी कि राज्यसभा का वो सदस्य नहीं होता है। और राज्यसभा को तभी, राज्यसभा के जो सभापति हैं इनको तभी अपने पद से हटाया जा सकता है जब इन्हें उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। यानी कि अलग से इनको हटाने की कोई वैसी रणनीति नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई है। जो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वही इनकी प्रक्रिया है। यानी कि अगर आप इनको उपराष्ट्रपति के पद से हटा देते हो तो फिर ये अपने पद से भी हट जाएंगे, ठीक है। देखना, अध्यक्ष जिस प्रकार से अध्यक्ष जो है वो प्रथम दृष्टया वोट नहीं कर सकते, उसी तरीके से जो सभापति है, सभापति भी प्रथम दृष्टया मत नहीं दे सकते हैं। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष जो है स्पीकर कौन है, ये अपने हैं ओम बिरला जी, और ये राज्यसभा के सभापति हैं, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में हमने देखा था कि ये प्रथम दृष्टया मत नहीं देते हैं, प्रथम दृष्टया मत नहीं देते हैं। तो उसी प्रकार से सेम जगदीप धनखड़ जी भी प्रथम दृष्टया मत नहीं देंगे, सिर्फ निर्णायक मत का ही प्रयोग करेंगे, है ना। उपराष्ट्रपति जी जो है वो भी सेम टू सेम वैसे ही, जैसे अध्यक्ष जो है उनके खिलाफ अगर उनके हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो वो फिर अध्यक्षता नहीं करते, उसी प्रकार से ये भी सभापति तो यहाँ पर नहीं करेंगे जब इनको हटाने के संबंध में प्रस्ताव जो है वो अगर विचाराधीन हो। हालांकि ऐसी स्थिति में वो सदन में उपस्थित रह सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं, परंतु मतदान के बिना। किसके बिना, मतदान के बिना। याद रखना, ओम बिरला जी यानी कि लोकसभा के स्पीकर साहब क्या कर सकते थे, जब इनको हटाने का प्रस्ताव पारित है तो फिर ये सामान्य सदस्य के जैसा व्यवहार करते थे और मतदान भी कर सकते थे प्रथम दृष्टया। परंतु ये जगदीप धनखड़ जी यानी कि जो हमारे सभापति हैं राज्यसभा के, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो किसी सदन के सदस्य होते ही नहीं है, इसलिए वो प्रथम दृष्टया मतदान नहीं कर सकते। देखना, यही दोनों में फर्क है। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो प्रथम दृष्टया मतदान कर सकते हैं जब उनको विचाराधीन हो उनको हटाने का प्रस्ताव तब, परंतु किसी भी स्थिति में ये मतदान नहीं कर सकते प्रथम दृष्टया। हालांकि ये देखते हैं, भले ये किसी सदन के सदस्य नहीं है, है ना।
और सभापति को भी जो है वेतन भत्ते जो है वो संसद जितना निर्धारित करेगी उतना ही मिलता है, और ये भी संचित निधि पर भारित होते हैं। क्या होते हैं? संचित निधि पर भारित होते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं इनके जो भी इनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो, है ना। इस प्रकार से देखना, ये सब चीजें मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बताई दी है कि क्यों वो मतदान नहीं कर सकते हैं। चलिए यहां पर आ जाए कि किसी भी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, तो ऐसे अवधि के दौरान राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और भुगतान उन्हें दिए जाएंगे। भाई जब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो फिर उनको वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति जी वाले ही मिलेंगे, ना कि राज्यसभा के सभापति के रूप में या उपराष्ट्रपति वाले, क्योंकि वो कार्यवाही कर रहे हैं तो वही मिलेंगे। ठीक है, अब देखना जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, आपको यहाँ पर ओम बिरला जी देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों, वैसे तो देखो ये लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, ये राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, तो वैसे अगर सदन में देखा जाए तो उनकी भूमिका सेम सेम सी लगती है। बट कुछ दो कंडीशन ऐसी है जहां पर लोकसभा के अध्यक्ष के पास में कुछ विशेषाधिकार हैं, आप ये कह सकते हैं। एक तो कौन सा विधेयक धन विधेयक है? क्या कौन सा विधेयक धन विधेयक है, ये कौन बताएगा? लोकसभा के अध्यक्ष बताएंगे, ना कि राज्यसभा के सभापति। ठीक है साहब। और जब संयुक्त बैठक होती है, क्या होती है? जब संयुक्त बैठक होती है संसद की, तो फिर उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं हुए तो उपाध्यक्ष करेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष। और अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं हुए तो कौन करेगा? उपसभापति करेंगे, राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो करेंगे। बट सभापति कभी भी किसी भी सिचुएशन में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये दो कंडीशन आपको याद रखना है। एक तो धन विधेयक के संबंध में विशेषाधिकार है, एक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने के संबंध में इनके पास विशेषाधिकार है। अगला, राज्यसभा में जो अपने उपसभापति है, अब उपसभापति के बारे में हम देख लें। तो उपसभापति के बारे में जाने उससे पहले देख लें कि उपसभापति का चुनाव जो है वो कौन करता है। तो उपसभापति का चुनाव जो है वो सदस्यों के भीतर से ही किया जाता है। जिस प्रकार से उपाध्यक्ष का चुनाव होता था लोकसभा में, वैसे ही उपसभापति का चुनाव भी सदस्यों के भीतर से ही होता है। राज्यसभा के सदस्य जो है अपने भीतर से एक उपसभापति चुन लेते हैं। और जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तो राज्यसभा उस रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य का चुनाव कर लेगी। भाई जब है तब तो ठीक है, और नहीं है तो फिर किसी और को चुन लिया जाएगा। ठीक है, उपसभापति जो है वो 3 कंडीशन के मामले में अपना पद जो है वो पहले छोड़ सकते हैं अपने कार्यकाल के पहले। एक तो अगर वो राज्यसभा के सदस्य ही नहीं रह जाते। देखना, सभापति जो होते हैं, सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, परंतु याद रखना उपसभापति जो है, उपसभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो अगर ये राज्यसभा के सदस्य ना रहें तब इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरा, अगर वह राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे दें तो फिर ऐसा हो जाएगा। अच्छा, राज्यसभा के उपसभापति जो है, उपसभापति तो देंगे इस्तीफा किसको? सभापति को। तो फिर सभापति इस्तीफा किसको देंगे? उपसभापति को। है? नहीं, गलत। सभापति जो इस्तीफा देते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं, याद रखना। क्योंकि जो सभापति है वो क्या है? वो तो उपराष्ट्रपति है ना, तो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपते हैं। जबकि अगर हम देखें लोकसभा के मामले में तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा सौंपते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप देता है। अगला, अगर उन्हें राज्यसभा के एक प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया जाए, यानी 14 दिन का उनको एक नोटिस दे दिया जाए और फिर पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत का मतलब क्या हो गया कि राज्यसभा में जितनी भी सदस्य संख्या है उसका बहुमत अगर ये कह दे कि इनको हटना पड़ेगा तो फिर उन्हें हटाया जाएगा। परंतु अगर हम देखें राज्यसभा के सभापति को हटाने के संबंध में, तो राज्यसभा के सभापति के मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में, तो ये इसको कैसे हटाया जाएगा? ऑलरेडी हम जब उपराष्ट्रपति पढ़ रहे थे तब हम ये देख चुके हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए। यही होता है कि कंटिन्यूटी आप तभी फील कर पाएंगे जब आप सारे लेक्चर देखेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। राज्यसभा के सभापति का महत्व है क्या है, कि राज्यसभा के सभापति का पद है, इसका क्या महत्व है ना। एक अंतराल से बचने के लिए राज्यसभा के सभापति का अपने यहाँ पद रखा गया। अंतराल से बचने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, सारे कार्य जो है, जितने भी एग्जीक्यूटिव जो वर्क है, जितने भी कार्यपालक जो कार्य हैं, कार्यवाहक जो माफ कीजिएगा, कार्यपालक जितने भी कार्य हैं, कार्यकारी कार्य हैं, सारे किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और राष्ट्रपति जी मान लीजिए अपने पद पर नहीं रहे, मान लीजिए अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई या बीमार हो गए या अपने पद पर नहीं आ रहे, तो फिर ये कार्य कौन करेगा?
तो इस अंतराल से बचने के लिए हमारे यहाँ उपसभापति या समाप्त कीजिए, सभापति या उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद अपने यहाँ रखा गया है, इसीलिए ये रखा गया। तो ये अंतराल से बचने के लिए हमारे पास एक कार्य रखा गया है, जैसे कि अमेरिका में होता है, यूएसए जो है, यूएसए में ऐसा होता है, वैसा सेम करने के लिए हमारे यहाँ ये किया गया। चलिए अगला, सदन का संचालन करने के लिए व्यवस्थित रूप से ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ द हाउस के लिए भी सभापति का पद, भाई सभापति जो है, राज्यसभा तो अपने यहाँ है ही है, तो राज्यसभा के कोई ना कोई तो एक व्यक्ति होगा जो इसकी सभापतित्व करेगा, कोई तो इसको चेयर करेगा, तो चेयरमैन कौन होंगे, वह सभापति होंगे, ये इनका कार्य है, ठीक है। फिर निष्पक्षता, ये निष्पक्ष रूप से, इनसे ये आशा की जाती है कि निष्पक्ष रूप से ये राज्यसभा की अध्यक्ष का सभापतित्व करेंगे, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे वो पक्ष के, सत्ता पक्ष के जो मेंबर हों, सबके साथ ये इम्पार्शियल रूप से, निष्पक्ष रूप से व्यवहार करेंगे। अगला, निर्णय लेने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जो सदन है यानी राज्यसभा है, उस राज्यसभा में संसदीय प्रक्रिया है, जो नियम है, इनकी व्याख्या कौन करेगा, और साथ ही साथ जो सदस्य हैं वो अनुशासनहीनता भी कर देते हैं कभी कभी, तो उस अनुशासनहीनता को कौन रोकेगा, सभापति जी ही रोकेंगे। फिर संसदीय विशेषाधिकारों के संरक्षक भी होते हैं, हर जो संसद के सदस्य हैं उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं, और उन विशेषाधिकारों का अगर हनन हुआ, देखिए इंडिविजुअल रूप से भी एक मेंबर का विशेषाधिकार होता है, संसदीय विशेषाधिकार, और पूरे सदन का भी एक विशेषाधिकार होता है। अगर उन दोनों का ही अगर हनन हुआ, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे इनके बारे में, तो अगर उनका हनन हुआ तो फिर उस हनन को कौन रोकेगा, सभापति जी रोकेंगे, अगर राज्यसभा के मामले में ऐसा होता। फिर सदन और सरकार के बीच में सेतु का कार्य करते हैं, यानी राज्यसभा और सरकार के बीच में ये सेतु का काम करते हैं, यानी सरकार की बात राज्यसभा में और राज्यसभा की बात सरकार में कौन पहुंचाएगा, ये सभापति जी ही पहुंचाएंगे। और राज्यसभा की जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के ये प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं, यानी राज्यसभा के अधिकार के ये प्रतीक होते हैं। ये इनके सारे कार्य हैं ये राज्यसभा के सभापति के, ठीक है। अब आगे उपसभापति जो होते हैं, उपसभापति जी जो है वो सभापति के अधीन नहीं होते हैं, बल्कि सीधे वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सेम टू सेम हमने देखा था कि लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं है, बल्कि लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। सेम वैसे ही ये है। तो राज्यसभा के सभापति अभी उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह जी जो हैं, इनको आपने कभी देखा होगा राज्यसभा में सभापतित्व करते हुए, तो यही है हरिवंश नारायण सिंह जी जो हमारे राज्यसभा के उपसभापति इस वक्त हैं, है ना। देखिए, उपसभापति का पद रिक्त होने और अनुपस्थित होने, या जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, है ना, तब राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे, सभापति जी करेंगे। तब उसके कर्तव्य का निर्वहन करता है कौन, उपसभापति। यानी उपसभापति तब तक कब काम करेगा, या एक तो देखिए जो सभापति हैं उनका पद रिक्त हो जाए, तो उनका पद रिक्त हो जाएगा तो कौन बैठेगा, उपसभापति। यहाँ पर अध्यक्ष जो लिखा है ना, इसको आप सभापति कर लेना, ठीक है जी। और अगला, जब सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति तो है ही देश के, तो वो सभापति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगे, तो फिर तो सब सभापति की कुर्सी खाली होंगी, तो तब कौन बैठेंगे, तब भी ये बैठेंगे, या अनुपस्थित है तब भी ये बैठते हैं, ठीक है। जब उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव संसद में विचाराधीन होता है, तो वह सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते, हालांकि वो उपस्थित हो सकते हैं और प्रथम दृष्टया मतदान भी कर सकते हैं, क्योंकि उपसभापति तो सदन के सदस्य होते हैं। जब सभापति सदन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं ना, तब उपसभापति एक साधारण सदस्य के तौर पर कार्य करते हैं, वैसे बिहेवियर करते हैं, ठीक है। और सदन में बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, और सदन के समक्ष किसी भी प्रश्न पर मतदान भी कर सकते हैं, जैसे एक सामान्य सदस्य करता है वैसा। फिर उपसभापति सदन की जब अध्यक्षता कर रहे हैं तो केवल वे निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। फिर जब वो सदन की अध्यक्षता कर रहे होंगे तो देखना, जब भी कोई अध्यक्षता करेगा फिर वो सिर्फ निर्णायक मत का ही प्रयोग करता है, वैसा मत का प्रयोग नहीं करता है, ये आप याद रखिएगा, है ना। प्रथम दृष्टया वो मतदान नहीं करते हैं, और उपसभापति का वेतन जो है वो भी संचित निधि पर भारित होता है और संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे राज्यसभा, जैसे लोकसभा में सभापति का पैनल हुआ करता था, जैसे राज्यसभा लोकसभा में सभापति का पैनल था, उस प्रकार से राज्यसभा में उपसभापति का पैनल होता है। क्या होता है, उपसभापति का पैनल होता है। तो वैसे सेम जो है राज्यसभा लोकसभा में किया जाता था, वैसे ही राज्यसभा में भी एक उपसभापति का पैनल होता है। और जब सभापति और उपसभापति दोनों ही उपस्थित ना हो तो फिर उपसभापति के पैनल में से जो व्यक्ति होते हैं वो जो है वो अध्यक्षता
करते हैं जब पद जो है वहां पर अनुपस्थित हो, तब जब पद रिक्त होता है, अगर उपसभापति का या सभापति का पद रिक्त हो तब ये नहीं बैठेंगे, तब तो वो बैठेंगे जिन्हें राष्ट्रपति बताएंगे, जैसे सेम लोकसभा में था। परंतु अगर अनुपस्थित हैं तो अनुपस्थिति की स्थिति में फिर ये उपसभापति के पैनल से जो नामित हैं वो लोग बैठते हैं, और वो तब तक काम करते हैं जब तक कि नया सदस्य वो आके नहीं वहां पर बैठ जाता है ना। चलिए ये है, और अगर रिक्ति है तो फिर जल्दी से जल्दी जो है वो उस चुनाव किए जाने चाहिए भरने के लिए, और तब तक कार्य कौन संभालेगा, राष्ट्रपति जी ने कहेंगे वो कार्य संभालेगा। अब देखें भारतीय संसद में जो सदन के नेता है उनकी भूमिका क्या है, उनका महत्व क्या होता है, यहाँ पर देखना। तो जो सदन का नेता होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक पदाधिकारी होता है, और कार्य संचालन पर, सदन के कार्य संचालन पर उनका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हर सदन का एक नेता होता है, लोकसभा जो होते हैं ना, लोकसभा के एक नेता होते हैं, और राज्यसभा के भी एक नेता होते हैं। देखना अभी राज्यसभा में जो पीयूष गोयल हैं वो नेता हैं, और लोकसभा में कौन है, प्रधानमंत्री जी जो है वो नेता होते हैं। सदन के उपनेता को फिर वो नामित करते हैं कि अगर लोकसभा में, राज्यसभा में अगर ये जो है वो नेता नहीं है तो फिर उपनेता वो कार्य करेंगे। सदन के नेता का पदों का उल्लेख देखिए संविधान में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, सदन के जो नियम है उनमें इनका उल्लेख देखने को मिल जाता है। लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का तात्पर्य क्या होता है, प्रधानमंत्री से होता है, यदि वह लोकसभा का सदस्य है, या ऐसा मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है जिसे सदन के नेता के रूप में कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया गया। अगर देखें सदन के नेता का मतलब हो गया प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री नहीं है तो फिर कौन होगा, प्रधानमंत्री, अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो। अगर लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं है तो फिर कौन होगा, लोकसभा का जो नेता है वो कौन होगा, फिर राज्यसभा, माफ कीजिएगा, फिर प्रधानमंत्री जी जिन्हें नामित करेंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के नेता वो होंगे, ठीक है। सदन के प्रवक्ता के रूप में वो कार्य करते हैं। सामंजस्य रूप से बहस को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी वर्गों के बीच समन्वय बनाए रखना ये सदन के नेता का कार्य होता है ना। सरकारी कामकाज की व्यवस्था के संबंध में पीठासीन अधिकारी उनसे परामर्श करते हैं कि किस प्रकार से कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे। राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, अभी कौन है, पीयूष गोयल जी जो है वो राज्यसभा में सदन के नेता हैं, ठीक है। फिर वह मंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं तथा प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें पद पर कार्य करने के लिए नामित किया जाता है। प्रधानमंत्री जी उनको नामित कर देते कि आप जो है वो सदन के नेता हो। इसी प्रकार के सदन के विपक्ष के नेता भी होते हैं। विपक्ष के नेता का उल्लेख भी संविधान में नहीं है, लेकिन संसदीय कानून में इसका उल्लेख किया गया है। एलओपी इन्हें कहा जाता है, माननीय एलओपी। आप कभी राज्यसभा या लोकसभा की आप कार्यवाही देखेंगे तो ऐसे बात होगी कि माननीय एलओपी कुछ कहना चाहते हैं, सदन के नेता तो हैं ही है, तो माननीय एलओपी कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा आप देखना, ऐसे राज्यसभा की कार्रवाई या लोकसभा की कार्रवाई आप देखेंगे तो, है ना। किसे जो है वो विपक्ष का नेता बनाया जाता है, तो बनाया जाएगा जितने भी लोकसभा के सदस्य संख्या है उसके कम से कम 10वां भाग है, यानी 1/10 भाग, अगर 1/10 पार्ट अगर कोई पार्टी प्राप्त करती है तो वो सिंगल पार्टी के नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। और ये पहली बार 1969 में ऐसे पद को मान्यता दी गई थी, 1969 में। फिर संवैधानिक रूप से मान्यता, या वैधानिक रूप से, माफ कीजिएगा, वैधानिक रूप से मान्यता 1977 में दी गई थी, है ना। और पहले ऐसे जो विपक्ष के नेता थे वो राम सुभाग सिंह हुआ करते थे। क्या राम सुभाग सिंह जो है इस प्रकार के पहले विपक्ष के नेता हुआ करते थे, है ना। और एलओपी के लिए और क्या शर्तें होनी चाहिए, पहले तो वह सदन का सदस्य होना चाहिए, यानी कि लोकसभा में तो लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा में तो राज्यसभा का सदस्य। विपक्ष में सबसे बड़ी संख्या वाली जो पार्टी है उसका नेता वो होना चाहिए, और उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। तो देखो ये लोकसभा है, इन लोकसभा में देखना ये यहाँ पर है लोकसभा सदन के नेता, ये है सदन के विपक्ष के नेता, एलओपी कौन है, राहुल गांधी जी, है ना। ये देखिए इन्होंने इन्हें मान्यता दी है क्योंकि इनकी पार्टी को 1/10 से ज्यादा मत प्राप्त हुए। और ये देखना राज्यसभा में कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये लोकसभा के माफ कीजिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। क्या काम होता है विपक्ष के नेता का, तो सरकार की रचनात्मक आलोचना करना, यानी वैकल्पिक नीतियां सुझाना, और सरकार की रचनात्मक, ऐसे नहीं कंस्ट्रक्टिव जो है क्रिटिसिज्म करना है, ना कि डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना, विरोध के लिए विरोध करना काम नहीं है, बल्कि वैकल्पिक नीतियां सुझाना है और रचनात्मक उनका जो है वो आलोचना करना है। जो सदन के नेता, जो विपक्ष के नेता होता है, आप याद रखना, विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा होता है, वैसे उनको वेतन भत्ते और सारी सुविधाएं मिलती है जैसे कैबिनेट मंत्री को मिलती है। और आइवर जेनिंग्स ने तो इन्हें वैकल्पिक प्रधानमंत्री भी कहा। देखिए ऐसा स्टेटमेंट पीसीएस वगैरह में पूछ ले जाते हैं कि वैकल्पिक प्रधानमंत्री जो है वो विपक्ष के नेता को किसने कहा है, तो आइवर
जेनिंग्स ने कहा है ना। चलिए, तो ये हमने देख लिया आज के लेक्चर में। बस आज का लेक्चर कर लेते हैं हम यही समाप्त। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई भाई बंधु मित्र सगा दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।